बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के बेटा, और कैसे हैं आप लोग? हम लोग कीमोथेरेपी पढ़ रहे हैं और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है एंटीवायरल ड्रग्स का। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइकोबैक्टीरियल और एंटी फंगल के बाद हम एंटीवायरल ड्रग्स को आज स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मेरे एमफिल की रिसर्च भी वायरस पे है। और आप लोग जानते हैं कि आजकल भी कोरोना वायरस की वजह से क्या हालात हैं, तो ये इस एतबार से और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वायरस, हाउ द एंटीवायरल ड्रग्स एक्ट। हो सकता है कि आप ही लोगों में से कोई ऐसा साइंटिस्ट बन जाए, कोई ऐसा रिसर्चर बन जाए जो कोई ऐसी ड्रग ढूंढ ले इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सका है। ओके, तो बहुत तवज्जो और इंटरेस्ट से इस टॉपिक को सुनिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटे ये मालूम होना चाहिए कि वायरसेस हैं क्या। ठीक है, देखो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्लिगेटरी का मतलब ये है कि इनको कोई और होस्ट चाहिए अपनी प्रोसेसिंग के लिए या अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं ये कि इनकी अपनी सेल वॉल नहीं होती है और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, एंड दे डू नॉट कैरी आउट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो ये करते नहीं हैं। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चों ये कि ये होस्ट की जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है ये बेसिकली उसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपका होस्ट है। ठीक है, यानी कि ये एक लेट सपोज के मेमेलियन सेल है और वायरस आपको पता है, आपने इसका माइक्रो में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ये इस तरह से है, कोई प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ कुछ थोड़ा सा इसमें न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल है और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अगर वायरस है तो ये पेनिट्रेट कर जाता है, ये देखिए इस तरह सेल के अंदर, और सारी की सारी जो इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको होल्ड कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है ये वायरस किसी भी मेमेलियन सेल में दाखिल होकर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको होस्ट के सेल्स चाहिए, उनकी मशीनरी चाहिए, ये उसकी मशीनरी को खुद यूटिलाइज करता है और अपने वायरसेस बना बना के प्रोड्यूस करता रहता है, जिनको हम अक्सर शुरू में विरियन भी कहते हैं। यानी जब एक साथ जब बहुत सारे सेल्स रिलीज़ हो जाते हैं तो हम उनको विरियंस का नाम भी देते हैं। ठीक है, वायरियंस जो होते हैं। अच्छा देखो, इनके लिए अगर हम इनकी थेरेपी की बात करें, एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें, तो उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमारे पास फ्यू ड्रग्स हैं जो कि सिलेक्टिवली इस वायरल की रेप्लिकेशन को इंजर करती हैं और होस्ट को इन्फेक्ट ना करें। दूसरा मसला ये आता है कि वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं बहुत लेट, जब डिज़ीज़ का थोड़ा प्रोग्रेशन हो जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कि कोई वायरल प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, या कोई मसला हो गया है। ये वायरसेस होस्ट की मशीनरी को अडॉप्ट कर लेते हैं और अडॉप्ट करने के बाद क्या होता है कि ये अच्छा खासा अंदर ग्रोथ कर जाते हैं, काफ़ी अपने पार्टिकल्स को, वायरस पार्टिकल्स को रेप्लिकेट कर लेते हैं। और उसके बाद उस वक्त पता चलता है, सिम्टम्स उस वक्त आना शुरू होते हैं जब इस डिज़ीज़ की अच्छी खासी प्रोग्रेस हो चुकी होती है और ये वायरसेस अच्छे खासे रेप्लिकेट हो चुके होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करेंगे। तो फिर मसला ये आता है उस वक्त कि एंटीवायरल थेरेपी वहाँ पर बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अच्छी खासी रेप्लिकेशन हो चुकी होती है। ठीक है, एट दिस स्टेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट ब्लॉक वायरल रेप्लिकेशन हैज़ लिमिटेड इफेक्टिवनेस। ठीक है, और कुछ एंटीवायरल एजेंट्स हैं इफ़ेक्टिव जिनको हम प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बात हमने डिस्कस की है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो इस स्टेज पर फिर मुश्किल ही होती हैं। ठीक है, और कौन कौन से आपके पास एंटीवायरल एजेंट्स हैं इनको हम यहाँ क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है।
देखो यहाँ पर जो लिपिनकॉट में क्लासिफिकेशन दी हुई है वो बेसिकली उस टाइप ऑफ इन्फेक्शन की दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये जो पहला ग्रुप आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये है रेस्पायरेटरी वायरस इन्फेक्शंस के लिए जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं आपके पास, उनमें आपके पास एमेंटाडीन, सेल्टामेविर, रिबावायरिन और रिमेंटाडिन, ज़ैनामेविर, ये सब वो हैं जो रेस्पायरेटरी वायरस के जो इन्फेक्शन है ना, रेस्पायरेटरी वायरस वहाँ यूज़ होते हैं। ये तो हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूँ, ये आपका हो गया पहला ग्रुप। अब अगर आप सेकंड देखें इसका, तो वो आपके पास वो एजेंट्स हैं जो कि हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस के लिए हैं। जो हेपेटिक वायरल है ना, जिसमें आपके पास ये आ जाते हैं हेपेटाइटिस वगैरह, ABC इनकी जो टाइप्स हैं, तो सेकंड ग्रुप आपका ये हो जाएगा। और इसमें आप एजेंट्स देख सकते हैं कि एडिफोविर है, बोसेप्रीविर है, एंटाकेविर है, इंटरफेरॉन है, ठीक है। मैं आप सिलेक्ट भी कर लेती हूँ आपके लिए, ये देखिए। और लेमिवुडीन, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, टेलाप्रेविर, टेल्बिव्यूडीन और टीनोफोविर, ये वो एजेंट्स हैं जो कि इन हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप। अब अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं तो ये हर्पीज़ वायरस और साइटोमेगैलो वायरस के अगेंस्ट ड्रग्स हैं। और इन ड्रग्स में आप देख सकते हैं आपके पास एसाइक्लोविर, सीडोफोविर, फैमसाइक्लोविर, फॉस्कारनेट, जेनसाइक्लोविर, पैनसाइक्लोविर, ये सब वेलासाइक्लोविर, ठीक है, ये सब एजेंट्स इसमें आ जाते हैं। यह आपका थर्ड ग्रुप हो गया। फोर्थ ग्रुप पे अगर मैं चलूँ तो वो हैं अब HIV के लिए। अच्छा, HIV की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है और इसीलिए हमारे पास एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं। इसमें आपके पास एबाकाविर, डाइडेनोसिन, एमट्रिप्टोबिन, लेमिव्यूडीन, स्टाव्यूडीन, टीनोफोविर, ज़ाइडोविडीन, ये सारे एजेंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, ये सब वही हैं जो आपके लिए HIV के लिए चल रहे हैं। जैसे डेलाविडीन है, एफावायरेंस है, ठीक है, या नेविरपीन वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। HIV के लिए ही प्रोटीएज इनहिबिटर हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एटाजेनावेर और डेरूनावेर, ठीक है, एंडीनावेर, लोपीनावेर, नल्फीनावेर, ये सारे के सारे एजेंट्स इसमें आ जाते हैं। एंट्री इनहिबिटर में एनफ्यूविर, टाइड और मैरावेरॉक शामिल हैं। इंटीग्रेज इनहिबिटर भी हैं, ये भी HIV के लिए हैं, जिसमें डोलियोटिग्राविर और एल वाइटाग्राविर और रेल्टिग्राविर वगैरह शामिल हैं। और कुछ आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हैं जिसमें इन्हीं ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन को तो आपने पक्का वाला रट्टा ही लगाना है। कुछ एजेंट्स में आप याद रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ आप देखें जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं यहाँ पर इनके आखिर में आप देख सकते हैं नेविर 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 आ रहा है, सेकोइनाविर, राइटोनाविर, टिप्रानाविर, ठीक है। तो इस तरह से आप इन कुछ एजेंट्स की पहचान याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दीज एजेंट्स, इससे पहले कि हम इन एजेंट्स को डिस्कस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को पहले वायरस का साइकिल दिखाऊं, ठीक है। यू शुड नो कि हाउ द वायरस प्रोपिगेट, हाउ द वायरस रिप्रोड्यूस। जब आपको वो स्टेजेस पता होंगी देन इट वुड बी पॉसिबल और इट वुड बी ईजी कि आप फिर याद रख सकें। लिपिनकॉट में ये चीज़ लैकिंग है, यहाँ पर उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो मैं आपको कैटजन की फिगर से यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप्स याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। और ये जितने भी हमारे एजेंट्स हैं ये सारे के सारे बेसिकली उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, पहले हम ये देखते हैं कि वायरस के कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं उसकी रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन के लिए। ओके, लेट्स सी। ये देखिए बच्चों, ये है मेजर साइट्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग एक्शन, और बेसिकली ये एक वायरल साइकिल दिखाया गया है कि वायरस किस तरीके से प्रोपेगेट करता है। आप ये देखिए, कैटजन की पिक्चर है मेरे पास, 49.1 मेरे पास जो एडिशन है वो 12th है आई थिंक, ठीक है। मैं कंफर्म कर दूंगी, एडिशन मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आप कोई भी एडिशन उठाओगे कैटजन का तो आपको इसकी ये फिगर वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर साइट्स हैं एंटीवायरल ड्रग एक्शंस की, और वायरस का आप साइकिल यहाँ देख सकते हैं।
ये देखें, सबसे पहले ये अगर आप इस वक्त देखिए, ये देखिए, ये आपके पास एक वायरस का सेल है, ये वाला। और पहले स्टेप पर आप चेक कर सकते हैं कि वायरल की अटैचमेंट या एंट्री होती है। ये वायरस यहाँ के अटैच हो जाता है, ये फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में इसकी पेनिट्रेशन होगी, ठीक है। ये देखिए, ये सेकंड स्टेप है, वायरस पेनिट्रेट कर गया। ये सेल बेसिकली आपके पास एक मेमेलियन सेल है, ठीक है। पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है, अनकोटिंग का मरहला होता है, यानी मेमेलियन सेल के अंदर आकर वायरस जो अपना एक अपर, उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है, वो उस कोट को रिमूव कर देता है, उतार देता है, और उसको हम कहते हैं कि अनकोटिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप में अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये वायरस, और मेटाबॉलिक प्रोसेस या मशीनरी किसकी इस्तेमाल कर रहा है, इस वाले मेमेलियन सेल की, जिस पे आके इसने कब्जा जमा लिया है। समझ आई बात की। और देन नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है, और फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग होती है। जब ये प्रोटीन्स, क्योंकि देखो वायरसेस बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं, इनका कोई एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो है नहीं, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ न्यूक्लिक एसिड है, उसके इर्द गिर्द ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोसेसिंग होती है, तो फिर ये अपने आप को पैकेज करना शुरू करते हैं, यानी ये जो इनका एक ये वाला स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर में ये आना शुरू हो जाते हैं। और इस पैकेजिंग के बाद, असेंबली होने के बाद, ये फिर फाइनली यहाँ पर आके आप देखिए कि ये रिलीज़ हो जाते हैं, यानी उस मेमेलियन सेल से बाहर रिलीज़ हो गए। और अब ये जो इतने सारे वायरियॉन्स बने हैं, जिनको आप छोटे वायरसेस के सेल्स कह रहे हैं, कि जो एक वायरस सेल से आप देखिए यहाँ पर कि कितने सारे वायरसेस जो हैं वो यहाँ पर वजूद में आ गए हैं, ठीक है। ये वन था, और आप इससे देखें कि कितने सारे वायरसेस इस एक सेल से बन गए। तो ढेर सारे वायरसेस फिर और सेल्स को अटैक करते हैं, और इस तरीके से ये अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखें तो आप वो भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है। मैं स्क्रीन क्लियर करके दोबारा से बता रही हूँ, आप ड्रग्स को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये वो एजेंट्स हैं आपके पास जो वायरल के अटैचमेंट के जो स्टेप हैं ये उसको ब्लॉक करते हैं, ये वाले एजेंट्स जो हैं। और ब्रैकेट में ये बताया गया है, जैसे एन फ्यूवर्टाइड है, तो ये बताया गया है कि ये HIV के अगेंस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। या डोकोसैनोल जो है, ये HSV के अगेंस्ट यूज़ हो रहा है, हेपेटाइटिस V के अगेंस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एमेंटाडिन या राइमेंटाडिन वगैरह जो हैं, ये अनकोटिंग की स्टेज को ब्लॉक करते हैं। और ये आपके पास NRTI है, यानी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं। इनमें कौन से एजेंट्स हैं, कुछ साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज़ और कुछ हेपेटाइटिस B वायरस वगैरह के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। ये वो एजेंट्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो हम HIV में देते हैं, अगर आप यहाँ देखिए तो ये लेट प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप को ये वाले एजेंट्स ब्लॉक करते हैं। और जो न्यूर अमाइनिडेज इनहिबिटर्स हैं, इन्फ्लुएंजा में जो यूज़ होते हैं, ये देखिए कि ये बेसिकली आपके इस वाली स्टेज, यानी यहाँ पर जो वायरस की रिलीज़ होनी होती है, ये बेसिकली उसको ब्लॉक करते हैं। तो थ्रू दिस पिक्चर आप इस वायरस का साइकिल और वो इम्पॉर्टेंट एजेंट्स जो किन किन स्टेजेस पे, किन किन स्टेप्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, उनको आप इस पिक्चर के थ्रू अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं, जो चीज़ लिपिनकॉट में नहीं थी, ठीक है। और अब हम चलेंगे वापस लिपिनकॉट पर अपने वन बाय वन एजेंट्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है बच्चों। जी तो स्टूडेंट्स, वी आर बैक, और ये लिपिनकॉट है मेरे पास। न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि पहला एजेंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स में आपके पास ओसेल्टामाविर है और ज़ेनामाविर है। ये इफेक्टिव हैं बोथ टाइप A एंड टाइप B इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, ठीक है। They don't interfere with the immune response to influenza vaccine and administered prior to exposure न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर प्रिवेंट कर सकते हैं एक्शन को, लेकिन अगर आप विदिन 24 to 48 आवर दें तो फिर ये काफ़ी हद तक डिक्रीज भी कर सकते हैं उसके सिम्टम्स और ड्यूरेशन को, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है कि बेसिकली देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर हैं, और आखिर में ASE आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि न्यूरोमाइनिडेज इज़ एन एंजाइम। न्यूरोमाइनिडेज
एक वो एंजाइम है जो कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये बेसिकली होस्ट सेल मेम्ब्रेन में ये इंसर्ट करता है अपने नए जो न्यूली फॉर्म वायरियॉन्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया जो रिलीज़ होने वाले होते हैं उसके लिए। अब ये वाले जो एजेंट्स हैं ये बेसिकली इस न्यूरोमाइनिडेज को ही इनहिबिट कर देते हैं। जब इसको इनहिबिट कर देते हैं तो फिर जो रिलीज़ वाली स्टेज थी, जो आखिरी स्टेज थी जहाँ न्यू वायरियॉन्स ने रिलीज़ होना था, वो ब्लॉक हो जाती है और इस तरह जो इसका स्प्रेड है सेल टू सेल वो भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स एडवर्स इफेक्ट आप पढ़ लीजिए। रेजिस्टेंस आपका क्या ख्याल है कैसे होगी? डेफिनेटली अगर एंजाइम इन्वॉल्व है तो ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि म्यूटेशन हो जाएगी न्यूरोमाइनिडेज एंजाइम में, ठीक है। और अब म्यूटेंट भी हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये वाला मसला आ सकता है, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास अब क्लास है वो है एडामेंटेन एंटीवायरल्स। और एडामेंटेन में आपके पास एमेंटाडीन है और राइमेंटाडीन है, ठीक है। एमेंटाडिन और एमेंटाडिन की अगर मैं बात करूं तो एमेंटाडिन तुम लोगों को याद होगा, हमने पार्किंसंस में भी पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि ये एक एंटीवायरल एजेंट है लेकिन पार्किंसंस में भी इफेक्टिव है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बेसिकली इंटरफेयर करते हैं वायरल M2 प्रोटीन के साथ, ठीक है। और वायरल M2 प्रोटीन जो है उसके फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं जब, तो एज ए रिज़ल्ट जो अनकोटिंग का मरहला है वो ब्लॉक हो जाता है। ज़ाहिर है कि वायरस ने जब सेल के अंदर एंटर हुआ तो अनकोट होना है, अपने ऊपर का प्रोटीन कोट उतारना है। जब अनकोटिंग ही नहीं होती होगी तो आगे के स्टेप्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, ओके। और आप लोग पढ़ लीजिए इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट। रेजिस्टेंस क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स जब ये M2 प्रोटीन के ज़रिए से बात हो रही है तो M2 का जो मैट्रिक्स होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, उसमें अमाइनो एसिड आमतौर पर कोई एक आध चेंज हो सकता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ सकती है, ठीक है। और राइबावेरिन जो कि हमारे पास एक सिंथेटिक गोनोसिन एनालॉग है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आरएनए और डीएनए वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनोसप्रेस्ड इन्फेंट्स एज वेल एज द यंग चिल्ड्रन विद सिवियर RSV इन्फेक्शन, ठीक है। और राइबावेरिन जो है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन वगैरह जो हैं अक्सर उनके अगेंस्ट भी बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप इसका देखें तो क्या है कि बेसिकली ये इनहिबिट करता है रेप्लिकेशन ऑफ RNA एंड DNA वायरसेस को। एक्चुअली ड्रग फर्स्ट जाके, यानी अगर मैं राइबावायरिन की बात करूँ, जैसे ये बॉडी में एंटर होती है फर्स्ट ये फॉस्फोराइलेट हो जाती है, यानी इस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है टू द 5' फॉस्फेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है इस राइबावेरिन का, यानी कि ये राइबावेरिन आप यूँ समझें कि ये ट्राईफॉस्फेट बन जाता है, राइबावेरिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। TP लिखना चाह रही हूँ मैं, राइबावेरिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये अपना एंटी वायरल एक्शन जो है ये क्या करता है कि ये जो गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, राइबावेरिन ट्राईफॉस्फेट बन के ये गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट की जगह ले लेता है, बेसिकली उसके साथ compete कर लेता है, तो उसको बनने नहीं देता गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट को। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो वायरस का मैसेंजर RNA है ना वो प्रॉपरली फिर नहीं बन सकता, जिसकी वजह से RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एज ए रिज़ल्ट ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई है यहाँ पर, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। एक होता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ और इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग मुझे ये बताएंगे कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या है, इसी तरह से DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या है और इनका क्या फंक्शन है। यहाँ आपने याद रखना है कि राइबावेरिन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू राइबावेरिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें कन्वर्ट होने के बाद जो वायरल मैसेंजर RNA कैपिंग है ये उसको प्रिवेंट करती है और एज ए रिजल्ट RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाता है। जब भी ये पॉलीमरेजेस ब्लॉक होते हैं तो ऑटोमेटिकली वायरसेस डिस्ट्रॉय होते हैं। ऐसा क्यों होता है, पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। गो थ्रू इट एंड लेट मी नो। वायरसेस दो तरह के हैं, DNA वायरसेस हैं, RNA वायरसेस हैं, इनका डिफरेंस आपने मुझे बताना है, ठीक है।
और मैं उस पे फ़ोरम ओपन करूँगी एलएमएस पे, वहाँ आप लोग उसके बारे में लिखिएगा। और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ क्या है, ये आप लोग मुझे वहाँ बताएं। और फिर इसमें आगे पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए, इस तरह भी होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। गो थ्रू द फार्माकोकाइनेटिक्स एज वेल एज द एडवर्स इफेक्ट्स। और आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही है। हेपेटिक वायरल जो है आपका और एचआईवी जो है, इनको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इन फिगर्स के ज़रिए भी याद रख सकते हैं इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स को। मैंने पहले भी बताया था, जैसे ओसेल्टामेविर है ओरली जा रहा है, लेकिन ज़ैनामेविर इनहेल्ड है, आप देख सकते हैं। और ये दोनों अपीयर होते हैं यूरिन में अनचेंज। तो आप इसकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, वो जस्ट बाय लुकिंग द पिक्चर आप याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।